हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो है देखेंगे कि टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट, टू पार्टी सिस्टम प्रेजेंट वोटर है सिंपल चॉइस, यानी जो वोटर वोट देने जाते हैं तो उनके पास जो है ज़्यादा चॉइस नहीं रहती। बट मल्टी पार्टी सिस्टम अगर किसी कंट्री में है तो वहाँ पे देखते हैं कि जब वोटर के पास जो है बहुत सारी चॉइस रहती है। जैसे इंडिया में जो है कई सारी पार्टियाँ हैं, जबकि यूएसए और यूके में जो है वहाँ के वोटर्स के पास जो है ज़्यादा चॉइस नहीं रहेंगी। देन देखेंगे सेकंड जो डिफरेंट है कि जब टू पार्टी रहेंगी तो इनमें से किसी न किसी एक को मेजोरिटी मिल जाएगी। तो एक को मेजोरिटी मिल जाएगी तो वो यहाँ पे जो देखेंगे वो स्टेबल गवर्नमेंट देखने को हमें मिलेगा। जबकि जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम होगा वहाँ पे कई पार्टियाँ रहेंगी और हो सकता है कि यहाँ पे जो है किसी एक पार्टी को मेजोरिटी न मिले, और मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि वहाँ पे जो है कोलिएशन गवर्नमेंट बनेगी। कोलिएशन गवर्नमेंट जो होती है अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अनस्टेबल गवर्नमेंट जो है रहती है। फिर थर्ड डिफरेंशिएट देख लेते हैं। टू पार्टी सिस्टम आर नॉट फ्लेक्सिबल बिकॉज दे हैव ए मोर और लेस रिजिड सेट ऑफ ओपिनियन ऑन एवरी इशू। क्योंकि यहाँ पे दो ही पार्टियाँ, इनका कोई विरोध करने वाला नहीं होता। तो इसलिए जो है ये जो भी इनके ओपिनियन होते हैं, जो भी इनके रूल एंड लॉ बनाते हैं, तो ये काफ़ी रिजिड होते हैं, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं लाते। जबकि मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो जो जो भी लॉ बनेगा वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहेगा। क्योंकि अगर प्रेजेंट टाइम में बीजेपी है रूलिंग पार्टी और वो कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, तो अगर उसमें कोई शॉर्टेज है तो उसका विरोध करने वाले, उसका अपोज करने वाले जो है बहुत सारी पार्टियां हो जाएंगी। वो कांग्रेस भी हो जाएगी, ठीक है। फिर वो कह सकते हैं कि सपा भी हो जाएगी, बीएसपी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी जो है पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां विरोध करेंगी। तो ये जो है यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबल होता है और डाइवर्सिटी को ज़्यादा जो है मैनेज किया जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम को, ठीक है। फिर एग्जाम्पल के रूप में जैसे बताया है कि एग्जाम्पल में लिख देंगे आप कि यूएसए एंड यूके जो एग्जाम्पल है टू पार्टी सिस्टम का, एंड इंडिया जो है एग्जाम्पल है मल्टी पार्टी सिस्टम का। तो चलिए देखते हैं कि फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टी का जो है फंक्शन क्या है, उसका वर्ग क्या है, वो देखते हैं। तो इसको अगर सिंपल वे में पहले देखें तो पहला जो इसका वर्क होगा वो कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, यानी इलेक्शन जो है लड़ना, जो है कॉन्टेस्ट कराना, इसका पहला जो है फंक्शन होता है। और इसमें क्या होता है कि जो इसके जो है पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं उनको जो है एज ए कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेट करता है और इलेक्शन के लिए जो है खड़ा करता है। तो पहला वर्क इसका वही होता है। सेकेंड है पॉलिसीज एंड मेकिंग लॉ। और देखिए ये पॉलिसीज और मेकिंग, देखिए ये कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन दोनों पार्टी करेंगी, जो रूलिंग में है, ठीक है, और जो अपोजिशन में है, और या फिर जो है स्टेटस मिला हुआ है नेशनल और स्टेट पार्टी का, ठीक है, स्टेटस मिला हुआ है जिस भी पार्टी को। तो ये वर्क जो है पहला वर्क ये तीनों टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टी करेंगी। जैसा हम लोगों ने देखा था कि एरिया इन्फ्लुएंस के बेस पे है नेशनल और स्टेट लेवल की पार्टी या रीजनल लेवल की पार्टी में डिवाइड किए थे। तो इसमें जो है सारी पार्टियां जो है पार्टिसिपेट करेंगी। बस पॉलिसीज और मेकिंग में क्या होगा कि पॉलिसीज बनाने में जो है ये पार्टियां सपोर्ट करेंगी, लेकिन जो डिसीजन लेगा, जो डिसीजन टेकिंग करेगा वो मेन करेगा रूलिंग पार्टी का, ठीक है। तो पॉलिसी बनाएगा, ठीक है, पॉलिसी ने प्रोग्राम बनाएगा जो उसकी आइडियोलॉजी है उसके बेस पे, और जिससे जो है कलेक्टिव इंटरेस्ट फुलफिल हो सके सोसाइटी का। तो ये वर्क जो है रूलिंग पार्टी करेगी। थर्ड जो है मेकिंग लॉ, यानी रूल एंड रेगुलेशन बनाने का जो वर्क होता है ये भी क्या करेगा, रूलिंग पार्टी का जो होगा वो रूलिंग पार्टी जो है रूल एंड रेगुलेशन जो है बनाता है।
तो ये 3 वर्ग जो है या वर्ग कह सकते हैं या फंक्शन कह सकते हैं, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। नेक्स्ट फिर देखिए फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी जब इलेक्शन कंटेस्ट होगा, इलेक्शन के बाद जो है जो पॉलिटिकल पार्टी जो है मेजोरिटी गेन करेगी, ठीक है, जो पार्टी मेजोरिटी गेन करेगी वो क्या बनेगी, वही जो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेगी, यानी फिर वो क्या हो जाएगी, वो रूलिंग पार्टी कही जाएगी, ठीक है। और गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने के बाद वो फिर अपने ही लोगों में जो है वो कई सारी डिपार्टमेंट को डिवाइड करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगी, जिससे कि कंट्री को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। ओके, फिर नेक्स्ट जो आपका पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन है वो है प्लेइंग अपोजिशन, यानी अपोजिशन। जैसे मैंने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तभी जो है पॉलिटिकल पार्टी बनेगी जब उससे 10% सीट जो है मिलती है, ठीक है। तो 10% सीट मिलेगी तो वो अपोजिशन कर, अपोजिशन का इम्पोर्टेंस क्या है, अपोजिशन जो है ये एक बैरियर के रूप में है कि अगर जो रूलिंग पार्टी है वो अपने पावर का मिस यूज करती है, या फिर उस जो मनी है लोगों की जो मनी जो टैक्स के रूप में कलेक्ट करके उसका एक्सपेंडिचर का जो है वो मिस यूज करती है, एक्सपेंडिचर कहीं गलत जगह पे करती है, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए करती है, तो उसके लिए जो है बैरियर का काम करती है। और इससे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी रहती है वो जो है काफ़ी संभल के जो है और पब्लिक के इंटरेस्ट को फुलफिल करने वाले वर्क करती है, और ऐसे ही स्टेप जो है वो उठाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो फंक्शन या वर्क है पॉलिटिकल पार्टी का, वो शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक ओपिनियन को एक आकार देते हैं वो। क्यों, वो कैसे देते हैं, ये एक शेप कैसे देते हैं, तो वो देते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम चला के, लोगों को उनके राइट्स के प्रति जो है अवेयर करके जो है वो उनको जो है एक ओपिनियन के लिए जो है इनकरेज करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट जो उनका कह सकते हैं फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, यानी सभी लोगों के पास जो है जो स्कीम्स एंड प्रोग्राम है, गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो वहाँ तक सभी लोग की पहुँच हो, ठीक है। तो ऐसे इसके लिए जो है ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं जिससे सब लोग सभी लोग जो है डेवलप हो सके, सभी लोग का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। अब देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं फिगर में, ठीक है। ये हमारे श्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रेजेंट टाइम के पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेजेंट टाइम में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है। एक मिनट आप सोचिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंजेस क्या क्या है। तो फर्स्ट चैलेंज जो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ओके, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वहाँ पे कहीं फैमिलीज में तो नहीं चल रहा है, ठीक है, कहीं नेपोटिज्म में तो नहीं चल रहा है, कहीं जो जिनके पास मसल्स पावर है या मनी पावर है उन्हीं को एज ए कैंडिडेट के रूप में ही तो नहीं लिया जा रहा है। तो यही हम अभी प्रेजेंट टाइम में जो है देखते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें जो है इन सब चीज़ों की हमें कमी दिखाई देती है कि जिनके पास पैसे ज़्यादा रहते हैं वो देके टिकट जो है पॉलिटिकल पार्टी से ले लेते हैं, और ऐसे में जो है एक कैपेबल लीडर जो है वो जो है फाइट से जो है बाहर हो जाता है। तो ये सारी जो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में आते हैं। सेकंड जो है वो डायनेस्टिक सक्सेशन, सेकंड जो है वो डायनेस्टिक सक्सेशन। दोज हु हैपन टू बी द लीडर्स आर इन अ अपोजिशन of unfair advantage to favor people close to them or even their family member।
वही है कि जो है जो फैमिली मेम्बर होता है उसको जो है अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। जैसे अब देखें प्रेजेंट टाइम में जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो है वो हम देख रहे हैं कि फैमिलीज में चल रहा है कि पहले राजीव गांधी थे, फिर सोनिया गांधी जी आई, फिर जो है राहुल गांधी जी हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फैमिली को ही जो है फैमिली को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्हीं को लीडर बनाया जाता है, उन्हीं को हेड बनाया जाता है। तो ये जो है ये पॉलिटिकल पार्टी की ये कमी है। फिर मनी एंड मसल्स पावर, देख रहे हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी जो है उभर के इमर्ज हो के सामने आ रही हैं, तो उनका मेन क्या है कि उनके पास मनी और मसल्स पावर होते हैं, और वो जो है फिर जो है अपने मनी और मसल्स पावर के थ्रू जो है कैंडिडेट के रूप में जो है खड़े होते हैं, और फिर जो है वो सत्ता में जो है आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मनी और मसल्स पावर थर्ड इसका जो है कमी है, चैलेंजेस है। फिर लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, जो वोटर होता है वोटर के पास जो है मीनिंगफुल चॉइस जो है वो नहीं होती। जैसे उनमें से होता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो कुछ न कुछ उनमें कमियां हैं, यानी परफेक्ट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वोटर को नहीं मिल पाती, तो उसे किसी न किसी एक को वोट देना पड़ता है। लेकिन वही प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन कमीशन ने जो है एक नया ऑप्शन जो है दिया है, जिसे बोलते हैं नोटा। ठीक है, तो नोटा दबा के जो है वो वोट दे के ये होता है कि ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे हम जो है सेटिस्फाइड नहीं है। ये एक ऑप्शन के रूप में या कह सकते हैं कि ये रिफॉर्म है जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। अब बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म कैसे किया जाए, कौन सी चीज़ें ऐसे लिया जाए कि उसमें जो है रिफॉर्म हो, जो अभी हम लोगों ने कमी पढ़ी। ठीक है, तो रिफॉर्म्स करने के लिए जो है उन्हीं सारी कमी को हटा दिया जाए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारी, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है अच्छे से हो जाएंगी, जो उनके जिस पर्पज़ से वो बनाई जाती हैं। तो देखते हैं कि इसमें कई सारे प्रोविज़न किए भी गए थे। जैसे अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन की, ठीक है, कि जो पहले फंडिंग होती थी, ठीक है, पहले जो फंडिंग होती थी अब वो क्या हो गया है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड करके जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है अब जो है इलेक्शन कमीशन करे, इसके थ्रू जो है जब कोई भी अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदेगा और उसी को जो है पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा। यानी क्या होगा, पहले जो ये होता था कि जो लिमिट्स थी कि इतना हमें एक्सपेंडिचर करना है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो वो पता नहीं वो वही ब्लैक मनी जो है वाइट मनी होके आती थी, उसी का जो है यूज होता रहता था, जिससे जो है करप्शन को और बढ़ावा मिलता था। तो अब जो है पता रहेगा कि कहाँ से फंडिंग हुई, कितनी फंडिंग हुई, तो इससे जो है उसमें जो है कुछ सुधार आ गया, यानी मनी और मसल्स पावर में जो है जो इन्फ्लुएंस होता था मनी और मसल पावर का इलेक्शन में, वो अब कम हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन हैज़ गिवन द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। उसने ये बोला है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसे सबको फॉलो करना होगा। जैसे द इलेक्शन शुड बी हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट, जो केयर टेकर गवर्नमेंट के रहेंगे उन्हें वो सुपरविजन करेंगे। फिर मिनिस्टर शुड नॉट बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द फंक्शन ऑफ अरेंज विथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो मिनिस्टर्स रहेंगे वो फंक्शन अरेंजमेंट में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर मिनिस्टर शुड नॉट अलाउड टू यूज़ द गवर्नमेंट व्हीकल। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे जो है रिफॉर्म किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन में। फिर प्रोविज़न है कैंडिडेट के लिए कि इट इज़ कॉमनली सीन दैट लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड समटाइम्स देयर नंबर अक्रॉस 100 विच बिकम हेडेक फॉर द इलेक्शन ऑफिसर्स।
so far should be not discourage the non-serious candidate for contesting election. यानी जो इतने ज़्यादा नंबर में जो है इलेक्शन के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, तो इससे हेडेक भी हो जाता है कि अब जैसे वो वोटिंग जो मशीन होती है, ठीक है, वोटिंग मशीन होती है, उसमें कई बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें कुछ तो ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, वो सीरियस ही नहीं होते, बस दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे कैंडिडेट को जो है डिस्करेज करना चाहिए, ये एक रिकमेंडेशन दिया जा सकता है। फिर एक रिकमेंडेशन ये दिया जा सकता है कि जो वोटर लिस्ट बनती है उसे प्रॉपर जो है रेगुलर बेस पे जो है उसका जांच की जाए, ठीक है, चेक किया जाए, और उसमें जो है रिफॉर्म किए जाते हैं। उसमें जो जैसे जो 18 ईयर्स के हो गए उनका नाम जोड़ा जाए, और जिनकी डेथ हो गई है तो उनके नाम जो है हटाया जाए, क्योंकि इससे क्या होता है कि प्रॉक्सी वोटिंग जो पड़ती है, फर्जी वोटिंग जो पड़ती है, वो फर्जी वोटिंग जो है कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। देखिए पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये हम लोग देखा कि वोटर के पास चॉइस ज़्यादा नहीं होती टू पार्टी में, मल्टी पार्टी में ज़्यादा होती है। इसमें टू पार्टी में स्टेबल गवर्नमेंट और इसमें स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में पहला जो है कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, सेकंड जो है पॉलिसी बनाती है, फिर मेकिंग लॉ, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, प्लेइंग अपोजिशन, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। फिर हम लोगों ने देखा था प्रपोजल फॉर द इलेक्शन रिफॉर्म, जो इलेक्टोरल्स रिफॉर्म के लिए, तो ये देखे थे प्रोविजन फंडिंग जो मिलती है, ठीक है, उसके लिए मैंने बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड। फिर मशीनरी की जो सुपरविजन करेगा जो है, टेक केयर गवर्नमेंट सुपरविजन करेगी। मिनिस्टर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट व्हीकल को यूज़ नहीं कर सकता। फिर कैंडिडेट के लिए था कि जो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट, नॉन सीरियस कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो उनको डिस्करेज करना चाहिए, जिससे जो है इलेक्शन कमीशन का हेडेक कम हो सके। फिर वोटिंग लिस्ट जो है प्रॉपर उसको प्रिपेयर किया जाना चाहिए और एवरी ईयर उसको चेक करते रहना चाहिए, ठीक है।